Hello बच्चों, this is RG welcoming you on the behalf of Old Gold classes on our YouTube channel। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉल्यूशंस। फाइन। और आज का हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। काफी एडवांस लेवल टॉपिक है और इसके लिए तीन बातें क्लियर होना बहुत जरूरी है। वो तीन बातें हैं, सबसे पहले बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट कर्व। सेकेंड थिंग है जो इसके लिए क्लियर होना चाहिए वो है डिस्टिलेशन। एंड थर्ड थिंग जो इसमें क्लियर होनी चाहिए वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अपने पिछले दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने इन तीनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया है, यानी कि एजियोट्रॉपिक पढ़ने का अब बिल्कुल सही टाइम है। क्लियर? तो सोचने की बात यह है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स है क्या, तो उसको समझाने के लिए मैं हेल्प लूंगा अपनी कल वाली एग्जांपल की, जिसका मैंने कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए बोला था। फाइन। तो उस क्वेश्चन को हम एक मिनट के लिए रिकॉल करेंगे और उसके आंसर में कहीं ना कहीं एजियोट्रॉप छिपा हुआ है, तो हम वो ढूंढेंगे। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा प्लॉट कर लेता हूं। कल हमारे पास बेसिकली क्या था, एक लिक्विड जिसका x से हाफ था, एक्स बी भी हाफ था, पीए नॉट इसका 200 था, पी बी नॉट 600 था। यहां के हिसाब से वाई जो हमारे पास बन गया था वो 1/4 बन गया था, एंड वाई बी जो बन गया था वो 3/4 बन गया था। हमने दूसरे पार्ट में किया था कि इसको, ये जो वेपर्स हैं, सिर्फ इस वेपर पार्ट को हम निकाल के कर लेते हैं अलग। फाइन। अगर मैं अब यहां पे प्लॉट करूं तो यहां पे x से क्या है 1/4, क्योंकि वो जो यहां वेपर है यहां लिक्विड था। एक्स बी क्या है 3/4। देखो, किसी को अगर ये नहीं क्लियर और तेज लग रहा है तो कल वाला एक्चुअली में क्वेश्चन पढ़िए। क्लियर? तो पीए नॉट 200 ही है एंड पीबी नॉट तो 600 ही है। अगर इनके हिसाब से देखूं तो यहां पे अब जो वाई आएगा वो कल आया था 1/10 एंड वाई बी जो आया था वो आया था 9/10। कोई दिक्कत? एंड मैंने इसको बेसिकली एक और बार डिस्टिल करके आंसर निकालने के लिए बोला, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने फाइन मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कमेंट सेक्शन में लिखा। अब ये जो एक्स है ये बेसिकली बन गया है 1/10 एंड एक्स बी बन गया है 9/10। अगर हम यहां पे देखें तो पी ए नॉट 200 ही है एंड पीवी नॉट 600 ही है। क्लियर? एंड मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि यहां वाई कितना बनेगा, तो यहां वाई बन रहा है 1/28 एंड यहां वाई बी बन रहा है 27/28। वो चीज जो पहले आधी आधी थी, 50-50% थी, बाद में 25 और 75% हो गई, बाद में 10 और 90% हो गई, और बाद में वो 3.5 और ये 96.5 के आसपास रह गई है। फाइन। और यहां से हमने एक बात पढ़ी थी, क्या? कि बी कंटिन्यूसली वेपर रिच होता जा रहा है। बी कंटिन्यूसली वेपर रिच होता जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे बी डिस्टिल ओवर हो जाएगा, यानी कि बी का डिस्टिलेशन होके ये हमें अलग कंडेंस होके मिल जाएगा, जबकि ए धीरे धीरे करके लिक्विड स्टेट में ही बचता रहेगा और ए धीरे धीरे कर और बी धीरे धीरे करके सारा वेपर स्टेट में निकल के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें एक बात है कि सपोज एक ऐसा कंपोजिशन हो, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम कभी भी ए और बी को सेपरेट ना कर पाए। कैसे नहीं होगा? देखो, अगर मान लीजिए ये नीचे भी आधा आधा है या नीचे भी 1/4 और 3/4 है, तो ऊपर जाके भी ये उतना ही रहे। यहां तो क्या हो रहा है, बदल रहा है। 50-50% जो है वो बदल के 25% और 75 हो गया, बाद में 25-10 रह गया और 75 वाला 90 हो गया। पर सपोज मैं यहां पे 50-50 लेता
और वो कैसे ना कैसे करके वेपर भी 50-50 ही देता, या फिर मैं 25-75 लेता और वो वेपर भी 25-75 ही बनते। यानी कि जितनी मैं यहां पे नीचे कंपोजिशन ले रहा हूं, लकीली वेपर भी उसी कंपोजिशन में उड़ते और वेपर में भी मेरे को वही कंपोजिशन मिलता। तो इसका मतलब मैं ए और बी को कभी सेपरेट नहीं कर पाता। तो उस कंपोजिशन को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इज दैट थिंग क्लियर? एक ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि जितना एक्चुअली में लिक्विड में कंपोजिशन है उतना ही वेपर में कंपोजिशन बनेगा, जिससे होगा क्या कि हम कभी भी किसी भी एक कंपोनेंट को वेपर रिच नहीं बना पाएंगे। फाइन। तो अब क्या ये आइडियली पॉसिबल है? दो ही चीजें दिमाग में आती हैं। देखो, ए भी उतना ही उड़े, बी भी उतना ही उड़े, ये तो तब पॉसिबल है अगर इन दोनों की वॉलेटिलिटी की कैपेसिटी, वॉलेटिलिटी की टेंडेंसी सेम है। और वॉलेटिलिटी की टेंडेंसी जो है वो पीए नॉट पीबी नॉट दिखाता है। देखो, पीबी नॉट की वैल्यू पीए नॉट से ज्यादा है, इसीलिए बी ज्यादा उड़ रहा है और बी वेपर रिच बन रहा है। तो ए नॉट या बी नॉट, ये जो पी नॉट आ रहा है ना, ये बेसिकली ये चीज बताता है कि कौन सी चीज ज्यादा वॉलेटाइल है। क्लियर? तो बेसिकली यहां पे पीवी नॉट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब तभी वेपर ज्यादा बन रहा है। अगर आप चाहते हो कि दोनों का वेपर उतना ही बने, तो फिर दोनों की वॉलेटिलिटी भी क्या आनी चाहिए? सेम ही आनी चाहिए। अब यार दोनों की वॉलेटिलिटी भी सेम ले ली, तो फिर यार ये अलग अलग कैसे मिक्सचर हुआ? तो इसका मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में ये वाला केस तो हो गया कैंसिल। आइडली तो एक ही केस पॉसिबल था, क्या कि अगर दोनों की वॉलेटिलिटी सेम आती है, फाइन, और दो अलग अलग कंपाउंड्स है, हाउ देयर वॉलेटिलिटी कैन बी सेम? क्योंकि वॉलेटिलिटी बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है और वो सबकी बिल्कुल मैग्नीट्यूड वाइज आखिरी पॉइंट तक सेम ही हो, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। फाइन, ऐसा तो है ही नहीं। दो लोग जब वॉन्डरवॉल लगाते हैं, मान लो हेक्सेन और हेप्टेन अपने अपने मॉलिक्यूल के ऊपर, हेक्सेन हेक्सेन के ऊपर, हेप्टेन हेप्टेन के ऊपर जब मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगा रहा है, दोनों की वॉन्डरवॉल है, पर वो भी दोनों मैग्नीट्यूड में एक जैसी नहीं है। हेप्टेन ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्स लगाता है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली दोनों सेम फोर्सेस लगाएं, सेम ही वॉलेटिलिटी क्रिएट करें, तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा। तो इसका मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में होते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? तो एक केस समझेंगे हम सबसे पहले, एंड देन हम उसके सारे केसेस को कैटेगराइज कर लेंगे। फाइन। तो सबसे पहले एक केस स्टडी पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के अंदर, एंड देन विल मेक ऑल द केसेस ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। टॉपिक का नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। पर इसका ये नाम कैसे पड़ा ये हम बाद में करते हैं, पहले समझते हैं ये पूरे का पूरा फंडा क्या है। देखो, ये बेसिकली हमारे पास पीए नॉट आ गया था, ये हमारे पास पीबी नॉट आ गया था, ये हमारे पास पीटी आ गया था आइडली, ठीक है ना? एंड फिर हमने एक केस किया पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है ना? फिर हमने क्या किया? पॉजिटिव डेविएशन का केस, जिसमें हमने किया कि ये बेसिकली पीटी जो है वो बढ़ के ये वैल्यू हो जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत? ये पीटी तब था जब पॉजिटिव डेविएशन आता है, एंड ये बेसिकली क्या है? लिक्विड कंपोजिशन।
फिर हमने किया इसी के अंदर, पहले मैं इसको आइडली रिमूव कर देता हूं। आइडली देखो मैंने इसके लिए रिमूव किया है क्योंकि मेरे को पता है आइडियल में एज़ोट्रॉप सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा अगर दोनों की वॉलेटिलिटी सेम है। एज़ोट्रॉप में आइडियल केस में तब ही एज़ोट्रॉप एग्जिस्ट कर सकता है जब दोनों की वॉलेटिलिटी सेम है, क्योंकि एज़ोट्रॉप कहता है वेपर में भी उतना ही ए और बी है जितना नीचे है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक जैसे उड़ेंगे, एक जैसे तभी उड़ेंगे जब दोनों की एक जैसी उड़ने की टेंडेंसी होगी। इज दैट क्लियर? तो इसलिए आइडियल केस तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन का कर्व लिया है, ठीक है ना। एंड आपको याद होगा ये बेसिकली ऊपर वाला क्या होता है, बबल पॉइंट कर्व होता है। कौन सा होता है? बबल पॉइंट कर्व। एंड नीचे हम लोग बनाते होते हैं ड्यू पॉइंट कर्व। देखो वैसे तो ड्यू पॉइंट कर्व कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना, पर जब हम पॉजिटिव डेविएशन का केस ले रहे हैं तो ये भी रिलेटिवली अपने आप में काफी बड़ा हुआ ही नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में कुछ इस तरीके का ग्राफ शो करने लग जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या है? ये पीटी लिक्विड कंपोजिशन में पॉजिटिव डेविएशन का केस है और ये वेपर कंपोजिशन है जो नीचे बनाई है। तब जब वेपर कंपोजिशन भी एक पॉजिटिव डेविएशन फील कर रहा है, ये है ड्यू पॉइंट कर्व। फाइन, दोबारा से देखेंगे, आपको याद होगा ये और ये दो ग्राफ बनाए थे हमने। ये बबल पॉइंट था, ये ड्यू पॉइंट था। बबल पॉइंट भी ऊपर उठ गया है, ड्यू पॉइंट भी ऊपर उठ गया है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन का केस ले रहे हैं, नॉन आइडियल केस, ठीक है ना। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन का केस ले रहे हैं हम लोग। नॉन आइडियल के अंदर पॉजिटिव डेविएशन का केस, तो बबल पॉइंट ऊपर उठ गया है, ड्यू पॉइंट भी ऊपर उठ गया है, पर क्या दोनों मैच किए? अभी तक नहीं किए। पर अगर काफी ज्यादा हाई डेविएशन आएगा, इफ काफी ज्यादा हाई डेविएशन आता है, लेट्स मेक काफी ज्यादा हाई डेविएशन, मैं यहां पे यहीं पे बना लेते हैं हम लोग, काफी ज्यादा हाई डेविएशन। तो ये जो ऊपर बबल पॉइंट कर्व था, ये मैंने काफी ज्यादा हाई डेविएशन बना लिया, क्लियर? ये पीबी नॉट है, ये पीए नॉट है, एंड देन जो ड्यू पॉइंट कर्व है वो भी ज्यादा हाईली डेविएटेड है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है, मतलब अल्टीमेटली ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बन गया है, ठीक है ना। तो एक पीक में ऐसा पॉइंट आता है जब बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट कर्व मैच करते हैं। देखो ये नॉन आइडियल के अंदर पॉजिटिव डेविएशन का केस है, पर एजियोट्रॉप नहीं दिख रहा इसमें, यहां एजियोट्रॉप नहीं दिख रहा है, क्लियर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब है एक ऐसा कॉम्पोजिशन, ये है वो कॉम्पोजिशन, ये है एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना ए लिक्विड में है उतना ही वेपर में है, जितना बी लिक्विड में है उतना ही बी वेपर में है। इज दैट थिंग क्लियर? ये है वो कॉम्पोजिशन जहां बबल पॉइंट कर्व एंड ड्यू पॉइंट कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इसका मतलब नीचे भी लिक्विड में उतना ही ए और बी प्रेजेंट है जितना ऊपर प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आप कभी भी एक कंपोनेंट को वेपर रिच या एक कंपोनेंट को लिक्विड रिच नहीं बना पाओगे। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये एक ऐसी मोल फ्रैक्शन है, क्लियर,
यहाँ देखो x से इधर जाते हुए इंक्रीज करता है, यहाँ x से 1 होता है, यहाँ x b 1 होता है, यहाँ x a 0 होता है। तो ये अल्टीमेटली एक ऐसा मोल फ्रैक्शन है जहां पे आप दो कंपोनेंट को सेपरेट ना करके जितना लिक्विड है उसे डायरेक्टली वेपर बना सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में लिक्विड में कोई कंपोनेंट है उतनी ही मात्रा में वेपर में वो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। यानी कि इसको मैं कह सकता हूं बॉइलिंग, क्योंकि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है ना। बल्क फिनोमिना मतलब जितना प्रेजेंट है उस हिसाब से जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरफेस पे कोई डिपेंडेंसी है कि कौन ए कंपोनेंट ज्यादा आ रहा है वेपर पे या बी कंपोनेंट ज्यादा आ रहा है, समझ रहे हो। जितना ए और बी में बल्क में प्रेजेंट है उसी हिसाब से वो उड़ेगा, जितना नीचे है उतना ही ऊपर आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या दिखाता है, एजियोट्रॉप। एक दो बातें अच्छी समझने वाली क्या है एजियोट्रॉप के अंदर। एक तो ये एजियोट्रॉप नहीं दिखाता, ये सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। पॉजिटिव बबल पॉइंट कर्व मैंने उठा दी है, पॉजिटिव वेपर कंपोजिशन में ड्यू पॉइंट कर्व उठा दी है, पर ये नहीं उठाई है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, बबल पॉइंट कर्व ऊपर रहेगी हमेशा एंड नीचे रहेगा ड्यू पॉइंट कर्व। अगर हम प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन बना रहे हैं, अगर हम प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन बना रहे हैं ना, तो हमेशा बबल पॉइंट कर्व ऊपर ही रहता है। इस बात को हम बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट कर्व वाले एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ में सॉल्व कर चुके हैं कि ऊपर ही क्यों होता है बबल पॉइंट। 5 पॉइंट बनाए थे u v w x y करके, क्लियर। तो बबल पॉइंट कर्व हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा ड्यू पॉइंट कर्व। एंड एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन आना सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है अगर सॉल्यूशन अपने आइडियल बिहेवियर से काफी हाई पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। सिर्फ पॉजिटिव नहीं, काफी हाई पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इज दैट थिंग क्लियर। एंड आइडियल सॉल्यूशंस में ये पॉसिबल ही नहीं है। आइडियल में सिर्फ तब पॉसिबल होता अगर दोनों की उड़ने की रिडेंसी सेम होती, और वो तो नहीं हो सकती। दो कंपोनेंट्स की बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बहुत ही रेयरेस्ट चांस सा लग रहा है, क्लियर। तो नॉन आइडियल में ही पॉसिबल है, पहली बात। फाइन, पॉसिबल इन नॉन आइडियल। सेकेंड थिंग क्या ध्यान रखेंगे, वेरी हाई पॉजिटिव या वेरी हाई नेगेटिव डेविएशन आना चाहिए। एंड तीसरी चीज, बबल पॉइंट ऊपर रहेगा कर्व एंड वो जो है वो नीचे रहेगा ड्यू पॉइंट वाला। इस केस में जब ये प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है। इज दैट क्लियर। अब हम दो तरह के ग्राफ हमने पढ़े थे बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट में, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन और एक टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, उसको भी इसके लिए कर लिया हमने। यहां हम बनाएंगे टेम्परेचर वर्सेस, देखो पीबी नॉट नीचे है तो इसका टीबी नॉट ऊपर आएगा, हमने उस दिन बात कर ली थी। पीए नॉट नीचे है तो ऊपर है तो ये टीए नॉट नीचे आएगा। तो और वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है, देखो उम्मीद से वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। ये सारी बातें हम लोग क्लियर कर चुके हैं पहले कि अगर हमारा प्रेशर पहले ही ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल आने के लिए हमें जोर कम ही लगाना पड़ेगा। अगर हमें देखो इस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर के इक्वल आना है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के, ठीक है ना, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल आना है, हमारा वेपर प्रेशर ये है, तो पहले तो इतना गैप कवर करना था, पर हम तो पॉजिटिव डेविएशन के कारण पहले ही यहां है, तो अब हमें कम ही डिफरेंस को कवर अप करना है, तो उसके लिए हमें कम ही टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो हमारा लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाएगा। क्लियर। हम पहले ही वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन हमने उस दिन टेम्परेचर कर्व में पढ़ा था। तो अल्टीमेटली अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये वेरी हाईली नीचे जाएगा एंड तो ये आ गया वो कंपोजिशन। क्लियर। यहाँ XA1 है, यहाँ XB1 है, तो ये बेसिकली वो मोल फ्रैक्शन आ गया है, एजियोट्रॉपिक मोल फ्रैक्शन।
दिस इज बेसिकली दैट एजियोट्रॉपिक मोल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? एंड अब आपको याद है ना कि ये जब हम टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन बनाते हैं तब ड्यू पॉइंट का ऊपर होता है एंड बबल पॉइंट का नीचे। इसको बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, आपको ये बताना कि अब ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है। कितना कम? ए से भी कम हो गया है एंड ए से भी कम हो गया है, बी से भी कम हो गया है। ये जो लिक्विड है, ये जो मिक्सचर है, यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सोल्यूशन, ये जो है ये पर्टिकुलरली दोनों के जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट्स है उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही अपने आप को बॉयल कर लेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि जब वेपर प्रेशर पॉजिटिवली डेविएट करने के कारण, यार ये सब कुछ हो रहा है इस बंदे के कारण, ये है प्रसाद की जड़। नॉन आइडियल के चक्कर में वेपर प्रेशर का ग्राफ उम्मीद से ऊपर चला गया, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर का ग्राफ उम्मीद से नीचे चला गया है, बहुत नीचे चला गया है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो गया है। बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो गया है तो इसीलिए इसका नाम क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कोई दिक्कत? क्लियर? समझ आ गया? एंड नेक्स्ट हम बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दो ही तरीके के एजियोट्रॉप पॉसिबल हैं। देखो, अगर आपको एजियोट्रॉप की एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए कि भाई एक ऐसा मिक्सचर कॉम्पोजिशन जिसपे सेपरेट नहीं हो सकते, वो मैंने मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, ठीक है ना। तो दो टाइप्स हैं इसके, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड सेकंड वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो नेक्स्ट हम बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। डायरेक्टली बनाते जाएंगे, देखेंगे फिर इकट्ठे एंड पे क्या दिक्कत आती है। आनी नहीं चाहिए क्योंकि लगभग सेम ही है। ये नॉन आइडियल का वो सोल्यूशन होना चाहिए जो एक्चुअली में नेगेटिव डेविएशन देता है। क्लियर? अगर हम प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन को प्लॉट करें तो ये बेसिकली है मोल फ्रैक्शन, तो ये आ गया है पीवी नॉट, ये आ गया है मेरा पीए नॉट। क्लियर? नेगेटिव डेविएशन में मेरा ग्राफ जो एक्चुअली में आइडियली ये आना चाहिए था उससे क्या आता है? नीचे आता है, पर हमें काफी हाई चाहिए तो अल्टीमेटली हम सिर्फ नेगेटिव डेविएशन शो ना करके वेरी हाई नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर? कोई भी दिक्कत? एंड ये हमारे पास क्या है? बबल पॉइंट का। क्लियर? एंड ड्यू पॉइंट कर्व हमें इससे भी नीचे बनानी है। क्लियर? ड्यू पॉइंट कर्व जो है वो इसके भी नीचे बनानी है। तो कैसे बन सकती है? कुछ इस तरीके, दिस इज ड्यू पॉइंट कर्व। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में बबल पॉइंट हमेशा क्या होता है? ऊपर। हमारा जो आइडली आना चाहिए था, ये आना चाहिए था आइडली, उससे नेगेटिवली डेविएट, जो वेरी हाई नेगेटिवली डेविएट है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा। ये बेसिकली क्या है? योर एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। कोई दिक्कत? एंड इसको अगर हम टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये बेसिकली बनेगा कुछ इस तरीके से। क्लियर? उल्टा बन गया यार, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां ऊपर ड्यू पॉइंट है, नीचे बबल पॉइंट है। क्लियर? ऊपर ड्यू पॉइंट है, नीचे बबल पॉइंट है। तो ये बेसिकली क्या है? ये है एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब यार यहां कोई ना कोई एक्स ए की वैल्यू होगी, यहां कोई ना कोई एक्स बी की वैल्यू होगी। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब सोचिए, देखिए यहां पे हमारा प्रेशर जो है वो उम्मीद से काफी कम, पहले ही हम यहां थे और नीचे चले गए हैं। तो एटमॉस्फेयर के बराबर आने के लिए हमारी बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत ज्यादा बॉइलिंग लग जाएगा। तो अल्टीमेटली इसे हम क्या बोलेंगे?
मैक्सिमम बॉइलिंग, क्योंकि अब ये जो ए और बी का मिक्सचर है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ ए और सिर्फ बी से कहीं ज्यादा है। एंड वो कहीं ज्यादा इस बात के लिए है क्योंकि इनका वेपर प्रेशर उम्मीद से कहीं कम है। कोई दिक्कत? क्लियर? एंड आखिरी बात, एजियोट्रॉप में एक बार फिर से याद करा दूं, एजियोट्रॉप एक ऐसी कॉम्पोजिशन होती है जिसपे ए और बी को सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितना लिक्विड में ए और बी प्रेजेंट है उतना ही वेपर में आ जाता है। इसका मतलब कोई भी एक कंपोनेंट रिच ना तो वेपर में बना ना ही लिक्विड में बना, जिसके कारण हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? फाइन। सो नेक्स्ट केस इज बेसिकली एजियोट्रॉप्स खत्म हो गया है और एक बहुत ही आसान सा टॉपिक इसमें रहता है। फाइन, जो हमारा पूरा वेपर प्रेशर का जो पूरा पार्ट है वही इस चैप्टर का खत्म हो गया है। तो उसमें एक छोटी सी बात रहती है, वेपर प्रेशर इन द केस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी कि हम पहले लिक्विड इन लिक्विड कर रहे थे, आपको याद होगा उसमें हमने कैटेगराइजेशन बनाया था। गैस इन लिक्विड हेनरी में सॉल्व हो गया था, लिक्विड इन लिक्विड अभी राउट्स में सॉल्व किया है, सॉलिड इन लिक्विड ये भी तकरीबन राउट्स ही है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉलिड इन लिक्विड में वेपर प्रेशर। So the next topic is vapor pressure of solids in liquid solution. Clear? एक डायग्राम बनाते हैं। यार फिट ही कर लेना चाहिए था इस डायग्राम को, तो पक्का ये तो ये बन गया सॉल्यूशन बन गया। क्लियर? अभी तक मैंने इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ए लिया हुआ है, ये कोई कंकर पत्थर नहीं है। बेसिकली मैंने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एट द सरफेस बनाए हैं, ठीक है ना, कोई पत्थर कंकर नहीं है। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, सिर्फ ए लिया है। ये बेसिकली सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। क्लियर? तो क्या होगा, लेट्स रिकॉल, एक आधे मिनट के लिए रिकॉल करते हैं। क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट है, उड़ेगा, मैक्सिमम अपना वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, यानी कि कितना आ जाएगा, PA इज इक्वल टू PA नॉट, इसंट इट? यही होगा जब और कुछ है ही नहीं है, जब सारे का सारा A ही है, ठीक है ना, जब सारे का सारा A ही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, जब सारे का सारा ए ही है तो जितना उड़ सकता है उतना उड़ जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा वेपर और लिक्विड में, एंड प्रेशर जो है वो बन जाएगा PA नॉट। कोई दिक्कत? पर मुद्दे की बात ये है कि अगर मैं इसमें कुछ सल्यूट पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करा दूं जो नेचर में सॉलिड है, पता चल रहा है मैंने काफियों को क्या कर दिया है, डार्क कर दिया है। इससे मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अब ये भैया ये जो पार्टिकल्स हैं ये तो नहीं उड़ेंगे, क्योंकि सॉलिड तो उड़ नहीं सकता है। क्लियर? तो ये मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है, सॉलिड सल्यूट पार्टिकल इंट्रोड्यूस, जो पूरा भरा हुआ है डार्क है, सॉलिड पार्टिकल इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसका मतलब सरफेस पे अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स की गिनती उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। सपोज सरफेस पे पहले 20 सॉल्वेंट के पार्टिकल थे, वो 20 के 20 में जितनी भी उड़ने की टेंडेंसी थी वो 20 के 20 एक जो टेंडेंसी क्रिएट करते, अब तो यार पार्टिकल ही 12 रह गए हैं। 8 जो पार्टिकल है वो सल्यूट ने घेर लिए, अब 12 क्या उतना प्रेशर जनरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जितना 20 पार्टिकल्स प्रेशर जनरेट कर सकते हैं ऊपर जाके, उतना 12 तो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमारा वेपर प्रेशर हो गया कम। तो हमारा वेपर प्रेशर कितना हुआ, जितने सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, और सरफेस पे कितने पार्टिकल हैं, जितने यहां ए के प्रेजेंट है, क्योंकि अब तो ए के अंदर क्या आ गया, बी आ गया है। अब ए के अंदर क्या आ गया, बी, और बी पूरे सोल्यूशन में ही है, तभी तो सरफेस पे आएगा। तो अब प्रेशर कितना है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर नाउ, इस जितना ए सरफेस पे है, एंड ए सरफेस पे कितना है, जितना ए सॉल्यूशन में है।
इसका मतलब अब बट इफ सॉलिड सल्यूट इज इंट्रोड्यूस्ड, ये तो देखो वैसे ही था रिकॉर्ड, ये इसका इस टॉपिक के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर सॉलिड पार्टिकल इंट्रोड्यूस होता है तो ए कितना बनेगा कि जितना बन सकता था मल्टीप्लाई बाय ए है कितना, इजंट इट? बहुत पहले भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। अगर हम ए के अंदर बी भी वॉलेटाइल होता तब भी हम यही बोलते हैं कि ए का प्रेशर उतना बनेगा जितना ए का बन सकता है मल्टीप्लाई बाय ए कितना। एंड अगर सपोज यहाँ पे बी भी उड़ता होता तो हम क्या कहते, बी का कितना प्रेशर है, इस कितना बी का बन सकता है मल्टीप्लाई बाय बी कितना है, जोड़ के फिर तो वही बन गया लिक्विड का राउल्स लॉ। पर यहां बी नहीं उड़ सकता, इसका मतलब प्रेशर बिकॉज ऑफ बी ये तो है 0 क्योंकि इसने तो उड़ना ही नहीं है। तो दिस इज द फाइनल प्रेशर। फाइन, तो जब पीबी नॉट या पीबी तो है ही नहीं है, इसका मतलब टोटल प्रेशर कितना है कि जितना ए का हो सकता है मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज उड़ने वाली है। एक बात बताऊं यार, इतना बड़ा राउंड्स पढ़ने के बाद ये तो बड़ी चिंदी सी चीज है, isn't it? बी जब बी नहीं हो सकता तो ठीक है यार, बी वाला कम कर दो, बचा किसका, ए वाला। अब मुद्दे की बात ये है कि अगर ये फिर इतना ही आसान है तो मैंने क्यों बताया, ये मैंने बताया है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। वो ये है, क्वेश्चन होता है क्या कि राउल्स लॉ is a special case of Henry's law. Raoult's law is a special case of Henry's law, क्योंकि what is Henry's law? इस PT या PA is KH into X of A। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, चाहे इनको कंपेयर कर लो क्योंकि पी ए ही पीटी है वैसे तो, ठीक है ना। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्स से आ गया, पी ए आ गया, फर्क कहां है, सिर्फ ये, यानी कि राउल्ट्स, ये राउल्ट्स है और ये हेनरी है, यानी कि राउल्ट्स हेनरी का सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस है जिसमें इन विच KH is equal to PA नॉट। राउल्ट्स हेनरी का वो स्पेशल केस है जिसमें PA नॉट KH के इक्वल है, या कह सकता हूं KH PA नॉट के इक्वल है। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है क्या कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो आपको ये बताना है कि राउल्ट्स के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, क्योंकि राउल्ट्स भी अल्टीमेटली यही कहता है कि प्रेशर अबव द लिक्विड, प्रेशर अबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। क्लियर? तो राउल्ट्स लॉ भी यही बात कहता है, हेनरी भी एक्चुअली में यही बात कहता है, पर राउल्ट्स लॉ हेनरी का सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस है जिसमें KH PA नॉट है, ठीक है ना। हेनरी के तो बथेरे केस बनाए जा सकते हैं, पर उसका ये वाला केस क्या कहलाता है, राउल्ट्स लॉ कहलाता है। कोई दिक्कत? क्लियर? सो बेसिकली बहुत अच्छा टॉपिक था आज का, दैट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसमें हमने फॉर्मूले के साथ साथ एक ये चीज भी प्रूव कर ली कि राउल्ट्स हेनरी का ही एक स्पेशल केस है। क्लियर? तो इस चैप्टर का बेसिकली वेपर वाला पार्ट जो है वो पूरा होता है। अब हम इसमें प्रोसीड करेंगे एक नए ही पार्ट में जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।